हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस के चौधरी। आज हम EMI चैप्टर 6 क्लास 12th फिजिक्स से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। देखें, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने अब तक फैराडेज लॉ पढ़े हैं, आज हम पढ़ेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ 1833 में ये लॉ दिया गया था। इसमें एक्चुअल में होगा क्या, फैराडे ने जो कहा था भाई EMF इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी को ये डायरेक्शन दे देता है। यानी कि ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है, ये जो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, ये वाला नेगेटिव साइन, ये लेंज ने बताया कि भाई इस EMF की एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होगी, इस EMF की एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होगी, ये किधर जाएगा। तो ये डायरेक्शन बताई, तो फिर ये बन जाता है हमारा, ऐसा होने के बाद ये हमारा बन जाता है लेंज लॉ। तो ये हमारा बन जाता है फिर लेंज लॉ। तो फैराडे ने हमें दिया था डी फाई अपॉन डी टी। अब लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ ये कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट, the direction of induced current in a circuit is always such that it oppose the cause, direction such that it oppose the cause. The direction of induced current in a circuit is always such that direction oppose it's the cause, that is that it produces it। ठीक है, तो अब हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने फैराडे में लिया था। आखिर ये कहना क्या चाह रहा है? ये सिंपली ये कहना चाह रहा है, जिस EMF जो बना है या इंड्यूस्ड करंट जो बना है, क्योंकि EMF इंड्यूस्ड होगा तभी तो करंट इंड्यूस्ड होगा, तो इंड्यूस्ड EMF जो बना है वो अपोज करेगा जिसकी वजह से ये बना है। तो वट एवर रीजन्स आर बिहाइंड टू जनरेट इंड्यूस्ड EMF इन ए सर्किट, वो उसका अपोज करेंगे। तो अपोज आपको जरा फॉर्मूले में दिख ही रहा होगा साफ साफ, भाई करंट बन रहा है फाई की वजह से, और फाई इज इक्वल टू होता है B डॉट ए वेक्टर। तो इसका मतलब जो फाई बी है हमारा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड और इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ले लेते हैं एग्जाम्पल एक और समझने की कोशिश करते हैं, तसल्ली से समझेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले टॉपिक्स के लिए भी और एग्जामिनेशंस के लिए भी। तो कॉइल के अंदर जब हम इस मैग्नेट को ले जाते हैं तो हमारे पास V वेलोसिटी होती है। तो V वेलोसिटी ही वजह है इस फ्लक्स को जनरेट करने की। इसका मतलब ये है कि इस V वेलोसिटी को रोकने के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट इसके अंदर आए, इस कॉइल के अंदर, कि ये वेलोसिटी रुक जाए या कम हो जाए या जो भी कुछ है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो शो कर रहा है वो बिकॉज ऑफ द मोशन शो कर रहा है, तो मोशन को हमें रोकना है। तो मोशन रोकने के लिए हम इसमें यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। जरा देखेंगे ये होता क्या है। जब मैग्नेट अंदर जाती है तो मैग्नेट अंदर जाने से यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होता है, फ्लक्स जनरेट होने की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हमारा करंट बनता है और करंट ही हमारा EMF का रीजन होता है। तो हम जरा उसको समझने की कोशिश करेंगे होता क्या है। तो हमें याद होगा हमने कुछ ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए पढ़ा था। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमने पढ़ा था। तो ये तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉकवाइज के लिए हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। क्लॉकवाइज के लिए हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। तो ये जो अंदर मैं आपको S और N लिख कर दे रहा हूँ, ये जो है इस एरो के साथ ये वाला एरो और इस एरो के साथ ये वाला, तो हमारे करंट का जो मोशन होगा इसमें, जो इसमें इस वायर में या इस कॉइल में, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ पर देख लें तो अगर करंट या हमारा जो है करंट का मोशन क्लॉकवाइज है, जैसा कि इसमें है क्लॉकवाइज है, तो हमारी जो पोलैरिटी होगी वो साउथ पोल होगी सामने से। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट में पोलैरिटी नॉर्थ पोल होगी और क्लॉकवाइज करंट में पोलैरिटी साउथ पोल होगी।
इफ करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है। तो ये हम सामने से देख रहे हैं, ये हम फ्रंट से देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ इस कॉइल के साथ हो रहा है। मैं एक वायर दिखाता हूं आपको, ये वायर है। तो ये जो कॉइल है ये कुछ इस तरीके से है। तो इसके अंदर ये मैग्नेट जा रही है, ये मैग्नेट इंसर्ट हो रही है। जो डस्टर मैं यहाँ पर लिए हूँ ये इसके अंदर इंसर्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो इसका जो नॉर्थ पोल है, ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल है, डस्टर का ये वाला हिस्सा, और ये इसके अंदर जनरेट हो रहा है। तो ये सामने की तरफ दिख रहा है ऐसे। तो अब हमारा जो कॉइल है, जो इसे मेरे फेस इस कॉइल के फेस के बिल्कुल सामने है, तो इस वजह से क्या होगा, नॉर्थ पोल इस तरफ जा रहा है, नॉर्थ पोल इस तरफ जा रहा है। और हमारी कंडीशन क्या कह रही है, ये कह रही है अपोज करना चाहिए। अपोज करना चाहिए तो ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा अगर हम लॉजिक लगाएं, अभी हम उसको राइट हैंड थंब रूल को यूज ना करें, तो नॉर्थ पोल इधर जा रहा है, तो नॉर्थ पोल को अंदर जाने से रोक सकता है नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल इसके अंदर बन जाए, किसके अंदर, यहां पर इस कॉइल के अंदर। और अगर नॉर्थ पोल बनता है तो हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमारी करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा करंट जो फ्लो करेगा वो सामने से देखने पर, अभी ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है तो आपको दिख रहा है क्योंकि ये 2D है, तो इसमें ये इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इस वायर को भी अगर हम बनाना चाहें तो ये बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसे बन जाएगा कि ये जो वायर है, ये जो कॉइल हमने यहाँ पर ली है, वो यहाँ पर इस तरीके से ये सिंगल वायर की कॉइल है, और इस वायर को हम आगे लेके चले गए दोनों तरफ इस तरीके से शेप में। चलिए वो तो एक अलग मैटर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमारा इस तरीके से इसमें बनता है। यही सेम रीजन होगा, तो यानी कि जब करंट मैग्नेट की डायरेक्शन इस तरफ है तो इधर नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसको अपने पास नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने देगा, इनके बीच में कौन सा फोर्स आ जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा रिपल्शन। रिपल्शन जनरेट हो जाएगा, तो रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में जनरेट हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में जनरेट हो जाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट होने की वजह से ये इसको दूर भगाना चाहेगा। एक तो रहा ये रीजन जो हम यहां पर बात कर रहे हैं, अपोज। अगर ये मैग्नेट अब दूर जाती है, दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं, मैग्नेट दूर जाती है क्योंकि मैग्नेट का मोशन ही इसमें फ्लक्स जनरेट करेगा। अब की बार क्या है, ये मैग्नेट इस तरफ जा रही है, इस तरफ ना जाकर मैग्नेट कहां जा रही है, वापस जा रही है। तो मैग्नेट का वापस जाना भी हमारा क्या करेगा, मैग्नेट का वापस जाना भी हमारा क्या करेगा, यहां पर फ्लक्स जनरेट करेगा, और फ्लक्स जनरेट करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका अपोज करना चाहिए। इसका अपोज कैसे होगा, तो इसको मैग्नेट को वापस जाने से रोकना है, किसको, इस कॉइल को। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यहां पर ये नॉर्थ पोल नहीं रहेगा, यानी कि इस कॉइल के अंदर इसकी डायरेक्शन फिर बदल जाएगी, किसकी, करंट की। तो करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज हो जाए, करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज हो जाए तो यहां पर साउथ पोल बन जाएगा। और अगर यहां पर साउथ पोल बन गया, और अगर यहां पर साउथ पोल बन गया, तो साउथ पोल क्या कहेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल से कहेगा भी आओ अट्रैक्ट करते हैं हम, यानी कि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो पहले वाले केस में रिपल्शन हो रहा था, दूसरे वाले केस में अट्रैक्शन हो रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसके बीच में। तो यानी कि कॉज क्या था, मैग्नेट का दूर जाना। उसकी वजह से क्या हो रहा था, कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो रहा था। बट यहां पर क्या कर दिया इसने, इसको पास बुला रहा है। कौन बुला रहा है, कॉइल के अंदर जो साउथ पोल है। तो देखिए दोनों ही केसेस में, चाहे पहले वाले केसेस को ले लो या मैग्नेट के अवे वाले केसेस को ले लो, अवे और फॉरवर्ड दोनों ही केसेस में इसके मोशन को कौन अपोज करने की कोशिश कर रहा है, जो इंड्यूस्ड करंट है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर बार बदल जा रही है। जब नज़दीक आ रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और जब हम दूर जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ की पोलैरिटी कभी नॉर्थ हो जा रही है और कभी साउथ हो जा रही है। इसकी वजह से ये मैग्नेट के मोशन को डिस्टर्ब कर रहा है। सो कॉज को इसने डायरेक्ट हिट करा, जिसकी वजह से फ्लक्स हिट होगा, और फ्लक्स हिट होगा तो ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव साइन लेकर आएगा इंड्यूस्ड में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई नो दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी टू अंडरस्टैंड यू इनिशियली, बट जिसने प्रीवियस सेशंस को बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखा है तो इसको भी समझ में आ जाएगा। अब एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है मैग्नेट फ्लक्स पर, इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है बी पर और ए पर। तो बी और ए बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं, पहले एरिया की बात कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपना सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं एरिया के केस में। तो एरिया के केस में क्या एग्जाम्पल ले लें भाई, देखिए अगर मैं इस वायर का एक बड़ा सा रिंग बना दूं, इस वायर का एक बड़ा सा रिंग बना दूं, ये वाला, ठीक है, बड़ा सा रिंग बना दूं, तो इसके अंदर जो पास करेंगी नंबर ऑफ लाइंस वो ज़्यादा पास करेंगी। तो नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा पास करेंगी तो ज़्यादा पास करने की वजह से या एरिया बड़ा होने की वजह से फ्लक्स ज़्यादा होगा, और फ्लक्स ज़्यादा होने की वजह से करंट ज़्यादा होगा। एक तो पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट ये रहा कि
अब अगर मैं इसको छोटा कर दूं, यानी कि ये अब छोटा वाला सर्किल हो गया, तो इसके अंदर से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम जा रही होंगी। ये कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। ये क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रहा है, यानी कि बोर्ड के अंदर घुस रहा है, ऊपर से आकर नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बोर्ड के अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। ये जो मैंने क्रॉस सिंबल्स लगाए हैं। तो अब अगर आप देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, इसी केस को हम लेते हैं कि एरिया किस तरीके से इफेक्ट करता है फ्लक्स को। देखेंगे जरा, ये मेरा एक कॉइल है जो मेरे हाथ में है। ये कॉइल धीरे धीरे इसके अंदर मूव कर रही है, जरा देखना स्लोली स्लोली, जब तक इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती रहेंगी। यानी कि पहले ये लाइन आई 2, फिर ये 4 आई, और फिर ये 4 ही 4 आती चली जाएंगी, 4 से ज़्यादा नहीं जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कॉइल जब इसके अंदर एंटर कर रही है, जब चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, फिर ये कॉइल इसके अंदर एंटर करेगी तो यहाँ आ जाएगी, फिर ये कॉइल इसके अंदर एंटर करेगी तो यहाँ आ जाएगी, फिर ये यहाँ आ जाएगी। तो जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, उसी समय करंट इंड्यूस्ड होना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तब तक इसके अंदर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होता रहेगा कॉइल के अंदर, जब तक ये इसके अंदर एंटर कर रही है। और जैसे ही एंटर करके इसके अंदर यूनिफॉर्मली लाइन पास आउट करनी कांस्टेंट हो गई, इसके अंदर कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है। तो करंट इंड्यूस होने की वजह इसका एरिया रहा। जैसे जैसे इसका एरिया इसमें होता चला जा रहा है, फिर एक बार जाकर कांस्टेंट इसके अंदर हो गया। तो एरिया तब कांस्टेंट होगा, उससे पहले देखो, जब एरिया इंक्रीज हो रहा है तो 1 लाइन गई, 2 लाइन गई, 3 लाइन गई। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे करंट बढ़ता चला जा रहा है और एक कंडीशन पर जाकर कांस्टेंट हो जा रहा है। तो हमारा एरिया पर भी डिपेंड करता है कौन, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। और इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि एरिया भी हमारा इसके उसको इफेक्ट करता है। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर तो मोशन रीजन था, और मोशन को रोकने के लिए हमने वेलोसिटी को रोकने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इस लॉजिक पे काम करा। या हम थंब रूल की मदद से भी ले लेते हैं कि भाई हमने इस वायर को पकड़ा या हमने इसको पकड़ा वायर को, तो अगर थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है ये वाली, तो मेरे जो ये नेल्स आ रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं अपनी तरफ से देखूं तो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। और आपको देखना है तो आपको कुछ ऐसे देखना पड़ेगा, इस तरफ से। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये मेरे जो नेल्स हैं क्लॉकवाइज हैं, और क्लॉकवाइज होने की वजह से ये जो मेरा थंब है ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो करंट की डायरेक्शन इनवर्ड और ये हमारा क्लॉकवाइज। और मैं इसको अपोजिट कर दूं तो करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ, करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी तरफ, और जो इस तरीके से जो है वो हमारा, करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ, और ये जो नेल्स हैं ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज उस वायर के चारों तरफ। तो इस तरीके से हमारी ये डायरेक्शंस इसमें इफेक्टिवली वर्क करती हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, वो एग्जांपल और आपको अच्छे से बताएगा कि भाई हम और क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का इसमें रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम याद करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और किस किस वजह से बदल सकता है, या मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक फॉर्मूला और है जो मैग्नेटिक फील्ड को हमें बताएगा यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली होता क्या है। वो ये है, बेसिकली अगर देखें तो हमारा फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करता है, या हमारा चेंज इन फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करता है। बी पर डिपेंड करता है, और ए पर डिपेंड करता है, और एंगल पर डिपेंड करता है थीटा पर। और हमारा जो बी डिपेंड करता है वो आई पर डिपेंड करता है, और आर पर डिपेंड करता है। आर डिस्टेंस है कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड से। कैसे मैंने ये बोला, मैंने इसलिए बोला बी इज इक्वल टू हमारा आएगा यहाँ पर, जो हमने पिछले उसमें करा था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई अपॉन आर होता है। तो ये आ रहा है उस वाले फॉर्मूले से, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन आर। आर वो डिस्टेंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड आई पर भी डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आर पर भी। देखेंगे आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जरा यहाँ पर इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों है। इसको एक एग्जाम्पल लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम अब ले रहे हैं। तो इसमें हम कह रहे हैं बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर। तो मान लीजिए ये एक वायर है, ये एक वायर है जिसमें हमारा करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ मान लेते हैं, करंट की डायरेक्शन इस तरफ। तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ मानकर मैं पिछली बार मैंने क्रॉस लिए थे, इस बार मैं डॉट ले रहा हूँ। तो डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होगा, क्या होगा बताओ, उसमें इनवर्ट जा रहा था तो डॉट का मतलब है आउटवर्ड आ रहा है। कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड भाई यानी कि वायर में इस बार हम यहाँ क्या रख दें, इस बार हम कॉइल रख दें यहाँ पर एक। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आपकी तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो ये लाइंस आपकी तरफ आ रही हैं। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है, कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? कैसे प्रेडिक्ट करोगे आप बताओ? तो जब हमारा जो करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो हमारी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन अगर आउटवर्ड है तो अभी इसमें तो नहीं समझ पा रहे होगे आप, ओ सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आउटवर्ड है, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही है, अंदर से बाहर की तरफ आ रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब बाहर की तरफ आ रही है तो हमारा करंट जो है वो क्लॉकवाइज बिहेव करेगा। देखो जरा इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और मैंने देखो इसको ऐसे ही कर दिया, तो ये थंब आपकी तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नेल्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्लॉकवाइज। तो चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ये होगी। अब हमारा पॉइंट है कि बी आर पर किस तरह से डिपेंड करता है। अरे अगर मैं इस कॉइल को दूर ले जाऊं, यहां से इस तरफ ले जाऊं, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस वायर से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। तो जो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर होंगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर होंगी, यहाँ पर इतनी थोड़ी होंगी, और हो सकता है एक जगह जाके खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो जितना मैं दूर इस वायर से जाऊँगा उतना ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ पर वीक होगा। क्यों होगा? क्योंकि डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पर वीकर होती चली जाएंगी, कमजोर होती चली जाएंगी। एक रीज़न ये रहा। दूसरा रीज़न इसमें एक और हो सकता है, हमने फैराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा था, उस एग्जाम्पल को भी ले लेते हैं। फैराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने करा था करंट जो सप्लाई हो रहा है किसमें, कॉइल में। तो जो करंट है अगर वो कम ज़्यादा होता रहे, वो इंक्रीज या डिक्रीज करते रहे हम, इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या होगा, करंट इंक्रीज डिक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड पर फर्क पड़ेगा। याद होगा आपको, हमने उसमें एक कॉइल ली थी इस तरीके से, और यहाँ पर एसी सोर्स या डीसी सोर्स देकर हम अगर, और बराबर में हमने एक दूसरी कॉइल ली थी और उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया था। तो अगर हम इन दोनों को फिक्स रखें, मोशन ना भी करें, और अगर इसमें करंट इंक्रीज होता रहे या डिक्रीज होता रहे इस कॉइल में, तो इससे भी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा उस पर फर्क पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज और डिक्रीज होंगी। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इंक्रीज डिक्रीज होने के केस में होगा क्या कि हमारा फ्लक्स जनरेट होगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि करंट के इंक्रीज और डिक्रीज होने से वहां पर करंट जनरेट होगा। बट यहां पर हमें समझना क्या है, यहां पर हमें समझना है अपोज। अपोज ये है तो उसको वो अपोज करेगा, यानी कि ये क्या कहेगा, जो इसमें इंड्यूस्ड हुआ है करंट, वो करंट के इंक्रीज और डिक्रीज होने को बंद करना चाहेगा। यानी कि ना तो करंट को इंक्रीज होने देगा ना वो डिक्रीज होने देगा, यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड को ना तो इंक्रीज होने देगा ना डिक्रीज होने देगा। तो क्या करेगा वो, देखेंगे जरा। इस केस में हमें ये जो कॉइल है जो जिसकी वजह से यहाँ पर हो रहा है आर जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, उसको वो जाने का अपोज करेगा। तो कौन, इंड्यूस्ड जो बेसिकली इसमें होते हैं, कॉइल में इंड्यूस्ड होता है, तो कॉइल में जो भी इंड्यूस्ड हो रहा है उसको वो जहाँ पर फ्लो करने के लिए अपोज करेगा। तो आउटवर्ड जो यहाँ पर था उसमें भी यही होगा, और जो डिस्टेंस है उसमें भी। तो इसमें जो कॉज है वो डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस का घटना या बढ़ना। तो कॉइल को वो नज़दीक और दूर जाने से रोकेगा, यानी कि वही वेलोसिटी वाली टर्म आ गई, पोलैरिटी उसके यहाँ पर चेंज करके, और यहाँ पर जो होगा करंट के घटने और बढ़ने को यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे लेंस में बेसिकली वो कॉज को टारगेट कर रहा है। और कॉज क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है उस कॉइल के अंदर जिस भी वजह से हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है, चाहे वो एरिया हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों केसेस में वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, भाई तुम ऐसा नहीं करोगे, या उसको किल करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से वो यहाँ पर चलेगा। तो दोनों इन सब केसेस के बाद, इन सब को समझने के बाद, हमारा जो ये सब अपोज को समझने के बाद हम लेंस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फेनोमेना ये आता है, जो समझने वाली बात है वो ये भी है कि भाई हम हर बार एक मोशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको हल्का सा पुश करके छोड़ दूँ, इसको, इस मैग्नेट को v वेलोसिटी के साथ इसकी तरफ छोड़ दूं, तो इसमें करंट इंड्यूस होता रहेगा, जो कि हमें कुछ बात जो है डाइजेस्ट नहीं होती है एज ए फिजिस्ट, कि भाई यहाँ से अगर ये मैग्नेट जा रहा है और मैंने एक बार छोड़ दिया तो ये लाइफ लॉन्ग इसमें करंट बनाता रहेगा। यानी कि ये ऐसा फेनोमेना हो गया कि हम एक बार इसको पुश करके छोड़ दें इस मैग्नेट को, और इसमें करंट बनता ही रहे, करंट इंड्यूस्ड ही होता रहे, जो कि वायलेशन ऑफ या कॉन्ट्राडिक्टरी है किसके साथ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर एक कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं किसके, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के। तो वो और डिस्कस कर लेते हैं। लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्या है,
लेंज लॉ हमारा क्या है? लेंज लॉ एक कॉन्सिक्वेंसेज है किसका? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का। तो इसमें ऐसा तो दुनिया में अभी तक कोई लॉ बना ही नहीं है जो, या हमें प्रूव ही नहीं हो पाया है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो ना करे। तो सभी एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, समझते हैं ये कैसे फॉलो करता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमारा रोल प्ले करेगा। कैसे रोल प्ले करेगा? जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि भाई मैंने इसको मैग्नेट को पुश या पुल करा इस तरफ, गैल्वेनोमीटर, ये मैग्नेट को पुश या पुल करा, तो इधर हम साउथ ले लें या नॉर्थ ले लें, कोई सा भी ले लें, उससे कुछ नहीं, डायरेक्शन करंट पर फर्क पड़ेगा। तो इधर नॉर्थ बन जाने के कारण, अपोज के कारण इधर साउथ बनता है। अगर मोशन इस तरफ हो रहा है तो इधर नॉर्थ बनेगा, ठीक है। अगर मोशन इस तरफ हो रहा है तो नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ बनने का मतलब करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब यहाँ क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। देखो यही कॉन्सिक्वेंसेस का यहाँ पर एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन का यहाँ पर एक प्रूफ है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है। देखो ये जनरेट कर रहा है करंट, कौन? ये वाला नॉर्थ पोल इस तरफ आके जनरेट करने की कोशिश कर रहा है और ये वाला नॉर्थ पोल इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट, जब हमने इस मैग्नेट को इधर से इधर पुश करा तो जरूर कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसको दी होगी और वेलोसिटी देने के लिए हमने इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा। तो फोर्स यानी कि हमने इस पर वर्क डन करा है। तो वर्क डन किस पर करा है? मैग्नेट पर। और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट होकर आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी में या इंड्यूस्ड करंट में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यह हम बोल सकते हैं कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हमारी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कंजर्वेशन लॉ यही कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और दोनों इसी अमाउंट में कन्वर्ट होती रहेंगी, तो हमारा कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है, जो कि एक्चुअल में है भी। है क्या? कि जितना हमने इसको यहाँ पर पुश करा उसी के रेस्पेक्ट में, यानी कि जितनी इसकी वेलोसिटी होगी उतना ही यहाँ पर चेंज ऑफ फ्लक्स होगा और उतना ही यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमने इसको एक बार पुश कर दिया, इस मैग्नेट को, हल्का सा मार्कर को मैग्नेट मान लेते हैं, तो ये हमेशा इसमें करंट प्रोड्यूस करती रहे या इसमें करंट इंड्यूस्ड करती रहे कॉइल के अंदर। तो ऐसा नहीं होगा। लगता ऐसा ही है हमें कि ये तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि भाई हमने मैग्नेट को पुश कर दिया और हम करंट बनाए चले जा रहे हैं, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट बन जाएगा, फिर तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो ये बड़ा आसान हो जाएगा सिस्टम। और ये जो दुनिया भर के हमने पावर प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तो घर में ही बिजली बना लेंगे। ऐसे कुछ थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होता है और जो कि कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है। कंजर्वेशन लॉ फॉलो तो हर जगह होता है, बट अमाउंट ऑफ करंट बहुत कम होता है। सो ड्यू टू दिस रीजंस ये एक कॉन्सिक्वेंसेस है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का। तो हम ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इसमें किस तरीके से होता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर तो यहाँ पर एनर्जी बनती चली जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वायलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हो जाएगा। इस तरीके से हम इसके और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं, और भी डिफरेंट तरीके से एग्जांपल्स कर सकते हैं। बेसिकली हमें समझना यही है कि जो हमारा करंट इंड्यूस्ड हो रहा है आई डैश, वो इंड्यूस्ड हो रहा है चेंज इन फ्लक्स की वजह से, और चेंज इन फ्लक्स जो हो रहा है वो बी के इंक्रीज डिक्रीज होने से या बी पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर डिपेंड कर रहा है जो पीछे से सप्लाई हो रहा है, और डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया बी जो है वो आई और आर के साथ भी एक रिलेशन बनाता है उसके में भी। और जो भी रीजंस हैं इन सब का ये अपोज करेगा। इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड को भी नहीं बनने देगा, उसका अपोज करेगा, एरिया को भी इंक्रीज डिक्रीज होने से रोकेगा, करंट को भी जो सप्लाई हो रहा है उधर से दूसरी कॉइल में, सेकंड प्राइमरी कॉइल में, उसको भी एक तरीके से नहीं चेंज होने के लिए उसको भी मना करेगा, और डिस्टेंस का भी अपोज करेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जिस भी कॉज की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस कॉज का ही वो अपोज करेगा, उस कॉज को ही वो किल करना चाहेगा। दैट इज द यूएसपी ऑफ लेंज लॉ। और लेंज लॉ ने यहाँ पर एक नेगेटिव दिया। नेगेटिव के साथ उसने एक और बात यहाँ पर बताई, उसने एक और बात यहाँ पर बोली कि भाई हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ले लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? जो कॉइल के अंदर वुंडिंग होगी, जो वुंडेड कॉइल होगी, आपने देखा होगा मोटर जनरेटर वगैरह में कुछ वायर्स लगे रहते हैं कॉपर्स के, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइटली होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये जो एन है जो है वो नंबर ऑफ लूप्स हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स हैं जो उसके चारों तरफ लिपटी रहती हैं। इसीलिए मोटर और जनरेटर में या ट्रांसफार्मर में भी हम नंबर ऑफ लाइंस बहुत सारी लेकर चलते हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट, या नंबर ऑफ लाइंस मीन्स उसे नंबर ऑफ कॉइल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट रोल है, तो एन यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये नेगेटिव साइन उस अपोज का है या डायरेक्शन अपोजिट है इसकी डायरेक्शन ईएमएफ की अपोजिट है, जो इसमें सप्लाई हो रहा है करंट या दूसरी तरफ से आ रहा है उसकी अपोजिट है। और डी फाई अपॉन डी टी जो कि हमारे फैराडे ने दिया था, और नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ राउंड ऑफ कॉइल जो हम वहाँ पर लेंगे। तो बेसिकली ये हमारा है जो लेंज ने हमें दिया, जिसके बेसिस पे हम आगे अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एस के चौधरी।